हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एम्स नॉर्सेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं, जिनका भी एग्जाम अभी अपकमिंग में होने वाले हैं जून 2023 को। तो उनके लिए काफी हेल्पफुल एंड इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। जून में ही एग्जाम होगा एम्स नॉर्सेट की, जो 2 बार अब एग्जाम की नोटिफिकेशन आ गई है, तभी जून में होने वाले हैं, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको ये इसमें मदद मिलेंगी, ये आपको हेल्प करेगा वीडियो वॉच करने के बाद, कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर लिया गया है, 5 से 10 साल का पेपर इसमें मिलेगा आपको इस वीडियो में। इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, और आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी आपको लाइव में बता दी जाएगी, कौन कौन से टॉपिक हैं जो नॉर्सेट एम्स में ज्यादातर पूछा जाता है। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, एक शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा डियर, एक बार छोटा सा कमेंट। आप लोग एक लाइक और एक कमेंट से मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा एंड छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डियर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका पूछा गया है 2017 में। If the doctor has ordered 500 ml 5% dextrose to be administered for 5 hour, it should be administered using, देखिएगा, Burette said the nurse has to set the drop per minute to deliver the appropriate amount. कैलकुलेट द फ्लो रेट। यहाँ पे 5% डेक्सट्रोज को क्या करना डियर, एडमिनिस्टर करना है। वो भी आपको कितना, 5 घंटे में। वो भी आपको कितना, 5 घंटे में डॉक्टर के द्वारा क्या मिला, आदेश मिला। तो यहाँ पे कितने ड्रॉप पर मिनट चलेगा ये पूछा गया है क्वेश्चन में, आपको कैलकुलेट करना है। तो 100 मैक्रो ड्रॉप पर मिनट या 80 मैक्रो ड्रॉप पर मिनट या 100 मैक्रो ड्रॉप पर मिनट या फिर 80 मैक्रो ड्रॉप पर मिनट डियर। यहाँ मैक्रो और मैक्रो में दोनों में डिफरेंस है, देखिएगा। यहाँ मैक्रो दिया गया है तो मैक्रो में बिल्कुल न्यूनतम होगा, तो कितना ड्रॉप पर मिनट चलेगा आपका। तो राइट आंसर क्या होगा डियर, क्योंकि यहाँ पे ये भी हिंदी में देखिए, डॉक्टर ने 5 घंटे के लिए 500 मिलीलीटर 5% डेक्सट्रोज देने का आदेश दिया है। इसे यहाँ पे ब्यूरेट सेट का उपयोग करके प्रशासित किया जाना चाहिए कि नर्स को उचित मात्रा देने के लिए ड्रॉप्स प्रति मिनट सेट करना होगा, ताकि प्रवाह दर की गणना कर सकेंगे। तो राइट आंसर इसमें डियर क्या होगा, ऑप्शन ये होगा 100 माइक्रोग्राम पर मिनट। क्योंकि मैक्रो भी रहेगा ऑप्शंस में डियर, तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, थोड़ा सा तरीके से आपको राइट करना होगा आंसर। तो माइक्रो ड्रॉप पर मिनट होगा। देखिएगा ड्रॉप पर मिनट कैसे आप निकाल सकते हैं। यदि आपका 500 तो रहेगा ही रहेगा, आरएल रहेगा, डीएनएस रहे, जो भी रहेगा, लेकिन उसमें 5 आवर चेंज रहेगा, 6 आवर, 10 आवर, 2 आवर, 1 आवर, ठीक है, हाफ आवर ऐसा रहेगा। 500 इंटू 60 यहाँ पे मिनट में कन्वर्ट करना, बाय डिवाइडेड बाय है डियर। यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 घंटा है, इंटू 60 से भी इसको गुना कर देना है। 5 और 60 को गुना किए तो कितना आया आपका, मल्टीप्लाई किए तो 3000 आया। देन आपका यहाँ पे 30,000 आया, ठीक है ना। 5 और 6 को गुना किए 30,000 आया, और आपकी यहाँ पे 300 आया, किसको, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किए, 60 इंटू 5 तो 300 आया। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर, सब डिवाइडेड कीजिएगा तो आपका ऑप्शन इसमें 100 आएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल जीरो है, डबल जीरो कट जाएगा और 3 कट जाएगा 1, तो 1 0 0 कितना आएगा, 100 आएगा। तो 100 मैक्रो ड्रॉप्स पर मिनट हुआ डियर, 100 मैक्रो पर ड्रॉप्स, मतलब कि मैक्रो ड्रॉप्स पर मिनट आएगा। तो इसी तरह आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा, जब भी आपका रहेगा 500 इंटू 60 और 5 की जगह में 6 7 8 9 जो भी आवर्स रहेगा, तो ऐसे करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपका जो भी आएगा तो राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है डियर, ड्रग कैलकुलेशन से। हमेशा ड्रग कैलकुलेशन से एग्जाम आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, और इस बार भी जो आपके एग्जाम होने वाले जून में, इसे आएगा ही आएगा। ये टॉपिक को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। Next, a client is receiving IV fluids and develops tenderness, arrhythmia and pain at the site. At the site, यहाँ पे क्या हो रहा है उसको, कि क्लाइंट क्या है जिसमें आईवी फ्लूइड जो आप इंसर्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या डेवलप कर रहा है उसको, पेशेंट को टेंडरनेस हो रहा है, वहां पे अरिथमिया हो रहा है और पेन हो रहा है। कहाँ पे, एट द साइट, जिस जगह में आईवी फ्लूइड लग रहा है, जिस जगह में कैनुला लगा हुआ है। तो द नर्स सस्पेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा जो कि आपका संदेह होगा, सस्पेक्ट करेगी। तो ऑप्शन सी में आपका क्या, फ्लूइड ओवरलोड। बी में आपके पास क्या है डियर, बी में सेप्सिस है। सी में आपके पास क्या है आपका, सी में फ्लेबाइटिस है।
देन आपका डी में इनफिल्ट्रेशन है, इनफिल्ट्रेशन है, 4 ऑप्शन दिया गया डियर। देखिएगा राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन सी होगा, फ्लेबाइटिस। इसका मतलब ये होता है कि आपका इन्फ्लेमेशन हो जाता है ऑफ द वॉल ऑफ या वेन में, वेन में क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है, जिसके वजह से उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, पेन हो रहा है। क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। तो इसमें राइट आंसर जो हुआ आपका ऑप्शन सी हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा डियर, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अरिथमिया मतलब कि आपका ये हो रहा है कि रेडनेस हो जा रहा है, रेड स्किन हो जा रहा है, बिल्कुल इंजुरी टाइप का इरिटेशन हो रहा है, ये सब उसमें हो रही है जहां पे कैनुला लगा हुआ है। नेक्स्ट, what should be added to normal line which is connected to arterial line? यहाँ पे मेजरिंग इनवेंसिव ब्लड प्रेशर, सामान्य लवन में क्या जोड़ा जाना चाहिए जो आक्रामक रक्तचाप को मापने वाली धमनी रेखा से जुड़ा हुआ है। सॉरी डियर, यदि आप लोग को लाइव क्लास भी लेनी है तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, डेली बेसिस पे आपको लाइव मिल जाएगी इवनिंग में। और इसमें देखिए डियर आज मतलब सैटरडे थी, जिसके वजह से मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दी। मॉर्निंग में एक वीडियो मेरी अपलोड हो चुकी है, उस वीडियो को भी पूरा आप देखिएगा, उसमें भी बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। और अभी इनमें इवनिंग में भी एक वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। आपको सैटरडे और संडे ज्यादा कोशिश करेंगे 2 वीडियो अपलोड करने की, देन आपको डेली आपको एक वीडियो मिलेगा जो इवनिंग में मिलेगा। आपका 6 से 7 बजे के टाइमिंग रहेगा, उस बीच में आपको वीडियो मिल जाएंगी। अगर लाइव क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जो कि आपको लाइव भी मिलेगी। यहाँ पे सामान्य लेवल में क्या जोड़ा जाना चाहिए जो आक्रामक रक्तचाप को मापने वाली धमनी रेखा से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन सी में पोटेशियम, बी में हेपारिन, सी में प्रोटामीन एंड डी में कैल्शियम। डी में आपके पास क्या है, कैल्शियम। राइट आंसर क्या होगा डियर इसमें, ऑप्शंस क्या होगा इसमें? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इतना टाइम तो मिल ही जाता है। राइट आंसर इसमें डियर ऑप्शन बी होगा, हेपारिन। इसमें क्या होता है आपका, कनेक्टेड टू आर्टियल लाइन। 1 मिनट डियर। हेपारिन, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, क्योंकि एडेड टू नॉर्मल लाइन विच इज कनेक्टेड टू आर्टियल लाइन मेजरिंग इन्वेंसिव ब्लड प्रेशर। ये क्या है आपका, हेपारिन। हेपारिन को कहाँ यूज करते हैं हम लोग, ये प्रिवेंट करता है कि इसको ब्लड क्लॉट्स को फ्रॉम फॉर्मिंग इन पीपल who have certain medical condition or undergone certain medical procedure that increase the chance of the clot will form। ये क्या करता है हेपारिन आपका, ये प्रिवेंट करता है किसको, ब्लड क्लॉट को। किसको फ्रॉम प्रिवेंट करता है, ब्लड जो क्लॉट कर जाता है उससे बचाता है। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन बी हुआ, हेपारिन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर इन इमीडिएटली एंड वंस ओनली एडमिनिस्ट्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सा दवा आदेश तुरंत और केवल एक बार दिया जाता है? वंस ओनली दिया हुआ है, जो कि एक ही बार एडमिनिस्टर किया जाता है। तो यहाँ पे प्लेन ऑर्डर, स्टेट ऑर्डर, सिंगल ऑर्डर या स्टैंडिंग ऑर्डर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, यदि आप इमरजेंसी वार्ड में, कैजुअलिटी वार्ड में काम किए हैं तो बहुत ही ज्यादा इस वर्ड को आप यूज किए होंगे। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, स्टेट ऑर्डर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, एक ही बार उसको देना है, स्टेट डोज दे दो, है ना, यही बोलते डॉक्टर लोग जो प्रिस्क्रिप्शन करते हैं। नेक्स्ट, the thermometer in which the result are seen with 45 सेकेंड is, वह थर्मोमीटर जिसमें 45 सेकेंड के भीतर परिणाम देखा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, डिस्पोजेबल थर्मोमीटर या टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन थर्मोमीटर। यहाँ पे ये पूछा गया डियर कि 45 सेकेंड के भीतर परिणाम देखा जा सकता है, कौन सा थर्मोमीटर होगा? तो राइट आंसर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा, डिस्पोजेबल थर्मोमीटर। डिस्पोजेबल थर्मोमीटर जो होता है बोथ इलेक्ट्रॉनिक एंड डिस्पोजेबल जो है डियर आपका प्रोवाइड्स करता है रीडिंग इन लेस देन 60 सेकेंड में। ये 60 सेकेंड से पहले पहले ही क्या होगा, रीडिंग दे देगा आपको। तो इसमें राइट आंसर जो हुआ ऑप्शन सी हुआ, डिस्पोजेबल थर्मोमीटर। ये थोड़ा ज्यादा काम करता है इलेक्ट्रॉनिक से, तो ऑप्शन इसमें सी होगा।
नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड एक्सिलरी टेम्परेचर इज, ये क्वेश्चन डियर सभी एग्जाम में पूछा जाता है, सभी एग्जाम में। इस बार आपका एसजी पीजीआई पीजीआई में भी आया हुआ है क्वेश्चन। तो दोनों के बीच ओरल एंड एक्सिलरी टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस पूछा है। 1.6 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 0.6 डिग्री सेल्सियस में। सेल्सियस में डियर, फ़ारेनहाइट में नहीं है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? ऑप्शन डी होगा, 0.6 डिग्री सेल्सियस। यदि आपको फ़ारेनहाइट में होता तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो फ़ारेनहाइट से रिलेटेड पूछा था एसजीपीजीआई में, सेल्सियस में नहीं, तो इसमें सेल्सियस में पूछा है, तो 0.6 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ फीवर इन विच द टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स, क्या हो रहा है? टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस, मोर देन कितना? 2 डिग्री सेल्सियस, ऑल एवं नॉर्मल ड्यूरिंग ए 24 आवर पीरियड इज। देखिएगा हिंदी में भी डियर, बुखार का प्रकार जिसमें 24 घंटे की अवधि के दौरान तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक उतार चढ़ाव होता है, तो सभी सामान्य से अधिक होता है। सभी क्या होते हैं? ऑल अबव द नॉर्मल ड्यूरिंग का 24 आवर पीरियड, जिसमें से 24 आवर की अवधि के दौरान तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस का क्या होता है? 2 डिग्री सेल्सियस के, या तो ज्यादा रहेगा या कम रहेगा, ज्यादा रहेगा कम रहेगा, उतार चढ़ाव हो रहा है, तो इंटरमिटेंट फीवर कहलाएगा, रेमिटेंट फीवर कहलाएगा, या रिकरेंट फीवर कहलाएगा, या रिलैप्सिंग फीवर कहलाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसका भी आप लोग पुट कर सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा? इसमें क्या आएगा? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी। इसमें बी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर इसमें आएगा, क्योंकि इसमें क्या रहा? फ्लक्चुएट कर रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस से कम या ज्यादा हो रहा, फ्लक्चुएट कर रहा है, तो कौन सा फीवर में आएगा आपका? रिमिटेंट फीवर, रिमिटेंट फीवर। नेक्स्ट, द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हीट प्रोडक्शन आर, ऊष्मा उत्पादन को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है? क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लुएंसिंग पूछा है, फैक्टर जो प्रभाव पड़ेगा प्रोडक्शन में। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, एंजाइटी एंड नर्वसनेस, सिम्टोमेटिक स्टिमुलेशन, या फिर यूज ऑफ नेक्रोटिक ड्रग, या फिर यूज ऑफ नेक्रोटिक ड्रग। तो ऑप्शन ये होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। देखिए डियर, इस पर स्टेप बाय स्टेप आंसर राइट करना आपको। तो ए बी सी होगा, बी सी डी होगा, ए सी डी होगा, या ए बी सी डी होगा, क्योंकि हमारा ऊष्मा उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? राइट आंसर इसमें ऑप्शन ये होगा, ए बी सी तीनों है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, एंजाइटी एंड नर्वसनेस, और यहाँ पे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर ये। नेक्स्ट, विच एरिया वुड बी मोस्ट एक्यूरेट ऑफ द कोर टेम्परेचर, कोर तापमान का कौन सा क्षेत्र सबसे सटीक होगा? कोर तापमान का कौन सा क्षेत्र सबसे सटीक होगा? तो 4 ऑप्शन दिया गया डियर, इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो एक्सिलरी होगा, फोरहेड स्किन होगा, ओरल टेम्परेचर होगा, या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होगा, या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होगा। इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? आपका ऑप्शन डी होगा, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। डी इज करेक्ट आंसर। इसमें ये होता है डियर कि टेम्परेचर जो किसको रेफर करता है? बॉडी इंटरनल ऑर्गन को, इंटरनल ऑर्गन जैसे कि सच एज आपका हार्ट हो गया, लीवर हो गया, ब्रेन हो गया, ब्लड हो गया, इसको क्या करता है? ये रेफर्स द टेम्परेचर द बॉडी इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड, इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड है, जिसमें आपका क्या क्या है? हार्ट है, लीवर है, ब्रेन है, ब्लड है, जो कि कोर बॉडी टेम्परेचर। जिसमें देखा जाए डियर, कोर टेम्परेचर मीन्स होता है बॉडी टेम्परेचर इन डीप इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जो कि अभी मैं जस्ट बताई कि आपका इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड होता है, जिसमें रेक्टल हो गया, टिम्पेनिक एंड टेम्पोरल, एज अपोज टू पेरिफेरल पार्ट सच एज द माउथ और एक्सिला, माउथ और एक्सिला। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ डियर? ऑप्शन डी हुआ, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, द नॉर्मल रेंज ऑफ रेस्पिरेशन इज, श्वसन की सामान्य श्रेणी कौन सा होगा? 10 to 12 बीट्स पर मिनट, 12 to 20 बीट्स पर मिनट, या फिर 20 to 22 ब्रेथ पर मिनट, या फिर 16 to 24 ब्रेथ पर मिनट। राइट आंसर क्या होगा डियर? इसमें ऑप्शन बी होगा। इजी क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है डियर। Next, which position is to be provided to the patients while performing mouth care to an unconscious patient? बेहोश रोगी को मुंह की देखभाल करते समय रोगी को कौन सी स्थिति प्रदान करनी चाहिए? रोगी को कौन सी स्थिति प्रदान करनी चाहिए? सुपाइन पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन, फॉलर पोजीशन एंड साइडलाइन पोजीशन। देखिए डियर, ये सारे क्वेश्चन आपको जो मिल रहा होगा ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से लिए गए हैं। अब नेक्स्ट डे में आपको सारे ओबीजी से करवाया जाएगा, पीडीएफ से करवाया जाएगा, जितने भी बुक है आपका, जो मेन मेन बुक है आपका
मेडिकल सर्जिकल हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ये सारे बुक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम अरेंज करेंगे और आपके यहाँ पे वीडियो अपलोड मैं करूंगी। तो पूरी वीडियो के अंत तक देखिएगा डियर, काफी मेहनत लग रहा है क्वेश्चन अरेंज करने में, तो आप एक बार जरूर देखें और कमेंट करें और सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं, नए विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन डी होगा, साइड लाइन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। यदि अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसको क्या करना है, आपको साइडलाइन पोजीशन देना है। नेक्स्ट, while performing oral hygiene to the unconscious, which additional article should be kept in the mouth care tray? Mouth care tray, अचेतन को ओरल हाइजीन करते समय माउथ केयर ट्रे में कौन सी अतिरिक्त वस्तु रखनी चाहिए, कौन सी अतिरिक्त वस्तु रखनी चाहिए? तो डिस्पोजेबल स्पेचुला, यहाँ पे लैरिंगोस्कोप, आर्टरी फोर्सेप्स और माउथ गैग। तो एडिशनल आर्टिकल शुड बी केप्ट इन माउथ केयर ट्रे के लिए कौन सा रखना होगा एडिशनल में, एक एक्स्ट्रा? तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, माउथ गैग को रखना है। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ कार्डिक कंप्रेशन आर्टिफिशियल एंड ब्रीदिंग इज, रेशियो पूछा है किसका, कंप्रेशन आर्टिफिशियल एंड ब्रीदिंग इज, देखिएगा कार्डिक कंप्रेशन आर्टिफिशियल और ब्रीदिंग का अनुपात कितना होगा, 30:2, 60:6, 12:3 और 15:2, मतलब कि 4 ऑप्शन है डियर। इसमें राइट आंसर क्या होगा, ए सी बी डी आ गया ऑप्शंस में। यहाँ राइट आंसर जो होगा आपको ऑप्शन ये होगा 30:2, 30:2 होता है कंप्रेशन जो करते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं पूछा गया किसके लिए है, तो कार्डिक कंप्रेशन आर्टिफिशियल एंड ब्रीदिंग इज 30:2। नेक्स्ट, द बेस्ट मेथड फॉर असेसिंग रेस्पिरेशन इन नॉन रिस्पॉन्सिव पर्सन इज, बेस्ट मेथड पूछा डियर असेस करने का किसको, रेस्पिरेशन इन नॉन रिस्पॉन्सिव पर्सन का, जो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है। तो गैर उत्तरदायी व्यक्ति में श्वसन का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है कौन सा, पुट हैंड इन फ्रंट ऑफ नोज, लुक लिसन एंड फील, पुट द हैंड ऑफ द चेस्ट या हियर हार्ट बीट। कौन सा अच्छा होगा डियर सबसे अच्छा? ये चारों का चारों ऑप्शन तो ऐसा फील हो रहा होगा इसमें से कि राइट कौन सा होगा। कभी कभी ऐसा होता है डियर एग्जाम में, लगता है कि चारों सही है, ठीक है ना। तो आपको तुक्का जब मार रही किसी भी क्वेश्चन में, तो हमेशा सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि 25 25 25 यदि 100 नंबर का है तो आपको 25 25 25 बार देना है ए बी सी डी में। तब उसके बाद आपको तुक्का जो मारना है उसके बाद आपको सोचना है, नहीं तो फिर ऐसा पता चलेगा कि ज्यादा ए मार के आए या बी मार के आए, टिक करके आए, तो ये गलत हो जाता है। तो आपको चारों को डिवाइड कर देना जितने भी मार्क्स का हो। तो उसके बाद आपको क्या करना है, किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं आप, ठीक है ना, तो उसमें आपको ऐसा ही ट्रिक लगाना है। राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन बी होगा, लुक लिसन एंड फील, लुक लिसन एंड फील करना। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, a 40-year-old unconscious patient is brought to the casualty following road traffic crash. His blood pressure was 80/60 mm of Hg. His blood pressure कितना आ रहा डियर, देखिए 80/60 mm of Hg, millimeter of mercury. What will you do first? आप क्या करेंगे सबसे पहले, प्रोटेक्ट एयरवे, स्टार्ट वैसोप्रेशर या सीटी स्कैन, हेड का या इन्फ्यूजन, 2 लीटर्स ऑफ देखिएगा क्रिस्टल वाइट्स। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर, ऑप्शन ये आएगा, प्रोटेक्ट एयरवे। एयरवे प्रोटेक्ट करना है आपको, पहले एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, तो यहाँ पे एयरवे प्रोटेक्ट करना है क्योंकि इसमें क्या है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसको सबसे पहला आपको एयरवे प्रोटेक्ट करना है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, साथ में उसका बीपी भी बहुत ज्यादा लो है। नेक्स्ट, when you come across या unresponsive on the road, your first action should be to, देखिए डियर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है एम्स नॉर्सेट में, मैंने देखा कि आपका रेशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका स्किल बेस्ड क्वेश्चन, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन, क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन, यही सब आता है कि नर्स के द्वारा सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए, बच्चा का बीमार है, पीडीएम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो नर्स उसको सबसे पहले क्या करेंगी। तो यहाँ भी वही, यू फर्स्ट एक्शन शुड बी टू, जब आप सड़क पर किसी अनुत्तरदायी व्यक्ति से, यहाँ पे अनरिस्पॉन्सिव दिया हुआ, अनरिस्पॉन्सिव व्यक्ति जो से आप मिलते हैं तो आपकी पहली कार्रवाई या होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यू कम अक्रॉस या अनरिस्पॉन्सिव ऑन द रोड, तो लीव द पर्सन टू वेक अप बाय हिमसेल्फ, या फिर मेक द पर्सन टू सिट, या कॉल एन एम्बुलेंस एंड स्टार्ट सीपीआर, या फिर मेक द पर्सन टू लाई ऑन साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, कॉल एन एम्बुलेंस और स्टार्ट करना सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, सीपीआर को स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट, which of the following artificial ventilation mode is the best suitable for a patient with respiratory arrest? Which क्या है साथ में, respiratory arrest, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम वेंटिलेशन, क्योंकि यहाँ पे आर्टिफिशियल वेंटिलेशन की बात किया डियर मोड, जो कि बेस्ट सुटेबल क्या होगा,
कि वह वाले रोगी के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, कंट्रोल मैनेटरी वेंटिलेशन, असिस्टेंट कंट्रोल मैनेटरी वेंटिलेशन या नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। 4 ऑप्शन दिया गया डियर, 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा, कंट्रोल मैनेटरी वेंटिलेशन, कंट्रोल मैनेटरी वेंटिलेशन। Next, the use of the sense of smell to gather data in physical examination that is called। शारीरिक परीक्षण में डेटा एकत्र करने के लिए सूंघने की क्षमता के उपयोग को क्या कहा जाता है? अस्कल्टेशन, ऑल्फैक्शन या फिर परक्यूशन या फिर पाल्पिटेशन। 4 ऑप्शन दिया गया डियर, क्योंकि स्मेल से रिलेटेड है तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्शन। Next, a nurse is assessing a patient's abdomen, which examine टेक्निक सूट द नर्स यूज फर्स्ट। क्या है, नर्स क्या करे, एसेस करे पेशेंट का एब्डोमिन को, पेशेंट का एब्डोमिन को। तो जो एग्जामिन करेगी सबसे पहले क्या करेगी? फर्स्ट में पाल्पिटेशन करेगी, इंस्पेक्शन करेगी, अस्कल्टेशन करेगी या परक्यूशन करेगी। देखिए डियर, इससे क्वेश्चन आपका आएगा। ये 5 जो आपका स्टेप दिया गया है, इससे क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आएगा। इसको पूरे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा डियर, सबसे पहले इंस्पेक्शन करेगी। क्या करेगी? बी इज करेक्ट आंसर। Next, a patient in the emergency department has an endotracheal tube in place and is on the ventilator. On the ventilator, his relative comes running to you telling you that the patient has pulled the tube out of his mouth. Out of his mouth. What will be your next step? क्या करेगा? क्योंकि emergency department में क्या है, endotracheal tube को insert किया जा रहा था और इसमें क्या हो रहा है पेशेंट के साथ कि उसका रिश्तेदार जो दौड़ता हुआ गया पास में और आपको बताता है कि मरीज ने अपने मुंह से क्या किया, ट्यूब को क्या किया, देखिए आउट ऑफ हिज माउथ, निकाल दिया। तो आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? तो अप्लाई फेस मास्क विथ हाई फ्लो ऑक्सीजन या सिट द पेशेंट अप एंड कंसीडर चेस्ट फिजियोथेरेपी टू गेट द सिक्रेशन आउट या फिर रेस्ट्रेट द ट्यूब इमीडिएटली अंडर सेडेशन या फिर आपको पुल द ट्यूब आउट कंप्लीटली बैक एंड मास्क एंड the patient and assess a spontaneous breathing effort, a spontaneous breathing effort। यानी कि इसमें क्या होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप? तो राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ट्यूब को क्या करना, बिल्कुल ही बाहर निकाल देना, क्योंकि उसने निकाल दिया। तो बैग एंड मास्क जो देखना है आपको, बैग एंड मास्क द पेशेंट एंड एसेस करना उसको। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप जो ब्रीदिंग इफर्ट लगा रहा है उसका कितना है, आपको तुरंत क्या करना है, एसेस करना है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन क्या होगा? डी। Next, what is the widely used method to confirm the position of nasogastric tube after insertions? After insertions, देखिएगा सम्मिलन के बाद यहाँ पे एनजी ट्यूब की स्थिति की पुष्टि करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि क्या है? यहाँ पे यूज मेथड टू कंफर्म द पोजीशन ऑफ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब आफ्टर इंसर्शंस। आफ्टर इंसर्शंस मतलब इंसर्ट करने के बाद, तो यहाँ पे बाय डिपिंग टिप ऑफ द ट्यूब इन बाउल ऑफ वाटर या पुशिंग सम एयर एंड अस्कल्टेटिंग या फिर एक्सरे या फिर नॉन ऑफ दीज या फिर नॉन ऑफ दीज। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा इसमें पुष्टि करने के लिए? राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, एक्सरे। यहाँ पे मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू एसेस राइट पोजीशन ऑफ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इज एब्डोमिनल का एक्सरे होता है। मोस्ट यदि पूछेगा मोस्ट यूज मेथड पूछता है तो वाइडली यूज मेथड पूछता है तो एक्सरे होता है। विच कॉमनली यूज की जाती है, कॉमनली क्या यूज की जाती है? एस्पिरेशन एंड टेस्टिंग द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स। पीएच सूज भी देखिए, पीएच का लेवल जो होगा कितना से कम रहेगा, 3.5 से लेस देन 3.5 से कम रहेगा। एंड लिसनिंग द साउंड बाय स्टेथोस्कोप, क्या करना है, स्टेथोस्कोप से भी आप सुनते हैं और ये सुना भी जाता है। आफ्टर इंजेक्शन यहाँ पे देखा जाए 5 cc एयर, 5 cc एयर क्यूबिक सेंटीमीटर एयर जो रहेगा 5 cc एयर में, तो आपको स्टेथोस्कोप से जब सुनेंगे तो उसमें आवाज आती है। जब नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब एब्डोमेन में चला जाता है सही तरीके से तो उसमें एक आवाज आती है। तो राइट आंसर उसमें क्या हुआ, ऑप्शन सी हुआ, जो कि मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड कंफर्म करने का पोजीशन ऑफ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब आफ्टर इंसर्शन, ये आपका एक्सरे होगा। नेक्स्ट, विच कंफर्ट डिवाइस इज यूज टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप? कैसे आप फुट ड्रॉप को रोक सकते हैं? कंफर्ट कौन सा डिवाइस होगा इसके लिए? बेड क्रेडल होगा, फुट बोर्ड होगा या सैंड बैग होगा या पिलो होगा? राइट आंसर इसमें डियर होगा आपका ऑप्शन बी होगा, फुट बोर्ड, फुट बोर्ड। नेक्स्ट, पेशेंट विथ फ्रैक्चर ऑफ हेड ऑफ द फीमर इज प्लेस्ड इन बग एक्सटेंशन। द रैशनल फॉर बग एक्सटेंशन इज। फीवर के सिर के फ्रैक्चर वाले रोगी को हिरन एक्सटेंशन, यहाँ पे देखिएगा बक एक्सटेंशन में रखा जाता है। और बक एक्सटेंशन का क्या मतलब कि आपका एक्सटेंशन का रैशनल आएगा, औचित्य होगा। तो प्रिवेंट सॉफ्ट टिश्यू ट्रॉमा,
reduce the need for POP cast application, या फिर prevent damage to surrounding nerves, या फिर reduce muscle spasm। क्योंकि यहाँ पे फीमर क्या हो रहा है कि फ्रैक्चर किया हुआ है, फ्रैक्चर किया हुआ है, हेड ऑफ द फीमर इज प्लेस बक एक्सटेंशन, द रेशनल फॉर बक एक्सटेंशन इज, राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा डियर, reduce muscle spasm, reduce muscle spasm। नेक्स्ट, ऑन द फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे आफ्टर ए टोटल हिप रिप्लेसमेंट, क्या किया गया, टोटल हिप को क्या कर दिया, रिप्लेसमेंट कर दिया गया है। तो व्हाइल प्रोवाइडिंग बेड पैन द पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू, टोटल हिप रिप्लेसमेंट के बाद, ऑपरेशन के बाद पहले दिन बेड पैन देते समय रोगी को निर्देश दिया जाना चाहिए, क्या देना चाहना चाहिए पहला दिन, तो यूज द एल्बो एंड हैंड्स टू लिफ्ट द पेल्विक्स ऑफ द बेड, extend both the legs and pull on the यहाँ पर trapeze to lift the pelvis। Then C options में turn gently towards the operated side while lifting the pelvis of the bed and flex the knee on the operated leg and pull on the trapeze to lift the pelvis। Very very important question है dear ये। Right answer इसमें option D होगा कि फ्लेक्स द नी को क्या करना, फैलाना है, फ्लेक्स करना, फ्लेक्शन ऑफ द ऑपरेटेड लेग जिस लेग में हुआ है, एंड पुल ऑन द ट्रेपेज टू लिफ्ट द पेल्विस, टू लिफ्ट द पेल्विस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट आंसर इसमें डी हुआ डियर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच द इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन फ्रॉम द फॉलोइंग, पहचानने की निम्नलिखित में से स्वतंत्र नर्सिंग हस्तक्षेप कौन सा है। आइडेंटिफाई करना क्या, इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन, तो यहाँ पे इंसर्टिंग फोलिस कैथेटर, इंसर्ट करना फोलिक कैथेटर, एडमिनिस्टर करना आईवी फ्लूइड, प्रोवाइड करना कैथेटर केयर, कलेक्टिंग ब्लड सैंपल फॉर इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन पूछा डियर, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई करना है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, प्रोवाइड क्या करना, कैथेटर केयर, प्रोवाइड कैथेटर केयर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग योर ड्रेसिंग चेंज, यहाँ पे ड्रेसिंग चेंज, inspections of the wound reveals what appears to be reddish pink tissue in the wound, reddish pink tissue in the wound, the nurse interrupts this as। ड्रेसिंग परिवर्तन के दौरान देखिएगा, यहाँ पे ड्रेसिंग चेंजेस के दौरान क्या है, घाव के निरीक्षण से पता चलता है, घाव के निरीक्षण से पता चलता है कि घाव में लाल गुलाबी उत्तक क्या प्रतीत होता है। हाँ, नर्स इसकी व्याख्या करती है, क्या व्याख्या करेगी, तो इसमें चार ऑप्शन है, इसमें राइट आंसर क्या होगा, एक्स, हाँ देखिएगा ऑप्शन सी में एक्सुडेट, अब बी में है आपका ग्रेनुलेशन टिश्यू, एंड सी में है आपका पॉइस्चर, एंड डी में है साइन ऑफ इन्फेक्शंस, साइन ऑफ इन्फेक्शंस। चार ऑप्शन है डियर इसमें, राइट आंसर इसमें क्या होगा, राइट आंसर इसमें क्या होगा, इसमें ऑप्शन बी होगा। यहाँ पे देखिएगा ग्रेनुलेशन टिश्यू, बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे ड्रेसिंग परिवर्तन के दौरान घाव के निरीक्षण से पता चलता है, देखिएगा कि घाव में लाल गुलाबी उत्तक क्या प्रतीत होता है, नर्स इसकी व्याख्या करती है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्रेनुलेशन टिश्यू, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लामा, फुल फॉर्म ऑफ लामा का पूछा गया डियर, तो लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, लीव एंड मेडिकेशन एडवाइस, लीव एलोन विथ मेडिकेशन एप्लीकेशन, लीव अगेंस्ट मेडिकेशन अप्लाई। राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन सी होगा, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। इसमें क्या होता है, जब भी पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में, फिर अपने मर्जी से क्या चला जाता है, आपका प्रिस्क्रिप्शन पर अपने से लिख कर, ये होता है लामा। नेक्स्ट, अ नर्स इज मॉनिटरिंग, देखिएगा मैनोमीटर फॉर CVP वैल्यू फ्रॉम या सेंट्रल लाइन इंसर्टेड बाय द ब्रेकियल वेन, बाय द ब्रेकियल वेन। CVP लाइन जो है आपका इंसर्टेड इन या पेशेंट इन आईसीयू, किसमें इंसर्ट, आईसीयू में इंसर्ट करना है, ऑन फेस मास्क विथ ऑक्सीजन फॉर करेक्ट रीडिंग, सी शुड रिकॉर्ड द वैल्यू एट, सी शुड रिकॉर्ड द वैल्यू एट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, तो देखिए ऑप्शन, यहाँ पे एक नर्स देखिएगा बहुशिरा के माध्यम से डाली गई है केंद्रीय रेखा से CVP मान के, जो सेंट्रल वेनस प्रेशर होता है, CVP सेंट्रल वेनस प्रेशर मान के लिए मॉनिटरिंग, जो मैनोमीटर की निगरानी कर रही है, किसका कर रही है, मैनोमीटर का मॉनिटरिंग कर रही है। आईसीयू में मरीज के चेहरे पर मास्क लगाकर ऑक्सीजन के साथ उसमें डाली गई CVP लाइन सही पठन के लिए उसे पर मान दर्ज करना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन जो लगा हुआ है फेस मास्क, फॉर करेक्ट रीडिंग आपको देखना है, सी शुड रिकॉर्ड द वैल्यू एट, उसका क्या होगा, सी शुड डिस्कनेक्ट द मैनोमीटर जस्ट बिफोर रीडिंग, या फिर आइदर इज करेक्ट, या फिर एंड एक्सपायरेशन, या फिर एंड इंस्पायरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसमें क्या होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन सी होगा एंड एक्सपायरेशन, एंड एक्सपायरेशन, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
Receiving self-satisfaction from helping people in a humanistic way is called as। यहाँ पे देखिएगा, मानवतावादी तरीके से लोगों की मदद करने से आत्मसंतुष्टि प्राप्त करना क्या कहलाता है? आत्मसंतुष्टि प्राप्त करना क्या कहलाता है? क्योंकि रिसीविंग सेल्फ सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है? सेल्फ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम हेल्पिंग पीपल से इन या ह्यूमनिस्टिक वे, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? एबिलिटी टू एनालाइज ऑन फीलिंग्स, एबिलिटी टू सर्व एज ए मॉडल, या फिर अल्ट्रुइज्म, या फिर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इथिक्स, या फिर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इथिक्स। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म अल्ट्रुइज्म होगा, राइट सी। नेक्स्ट, विच इथिकल प्रिंसिपल प्रोमोट सेल्फ डिटर्मिनेशन बाय द क्लाइंट? कौन सा नैतिक सिद्धांत सेवार्थी द्वारा आत्मनिर्णय को बढ़ावा देता है? तो ऑटोनोमी, नॉन मालफिसेंस, जस्टिस, या फिर फाइडेलिटी, या फिर फाइडेलिटी। राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन सी होगा डियर। देखिए इथिकल से आपका क्वेश्चन आएगा डियर, इथिकल से, कोड इथिक्स से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। इसमें राइट आंसर जो ऑप्शन सी हुआ ऑटोनोमी। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रोफेशनल इथिक्स? पेशेवर नैतिकता क्या है? प्रोफेशनल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड आर नॉट प्रेजेंट, अ स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल एंड बिजनेस बिहेवियर, value and guiding principles. Then C में code of professional ethics are not often established to guide, and D में not performing their job functions, not performing their job functions। चार ऑप्शन दिया गया डियर। राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल एंड बिजनेस बिहेवियर, वैल्यूज एंड गाइडिंग प्रिंसिपल, वैल्यूज एंड गाइडिंग प्रिंसिपल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हुआ? ऑप्शन बी हुआ, स्टैंडर्ड ऑफ पर्सनल एंड बिजनेस बिहेवियर, वैल्यूज एंड गाइडिंग प्रिंसिपल। क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में पूछा गया है, प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में। नेक्स्ट, द प्रैक्टिकल नर्सिंग प्रोग्राम्स डेवलप ड्यूरिंग द। तो चार ऑप्शन दिया गया, इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन से में फर्स्ट हाफ ऑफ, देखिएगा 19th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, या फिर सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। निम्नलिखित के दौरान विकसित व्यवहारिक नर्सिंग कार्यक्रम, द प्रैक्टिकल नर्सिंग प्रोग्राम डेवलप ड्यूरिंग द, कब डेवलप किया गया था, किसके दौरान? तो इसमें देखिएगा राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? ऑप्शन बी आएगा, बी इज करेक्ट आंसर, फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में। ये राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। नेक्स्ट, द एथिकल प्रिंसिपल इन नर्सिंग प्रोफेशन आर, नर्सिंग पेशे में नैतिक सिद्धांत है, क्या है? बेनिफिशियंस, या फिर यहाँ पे नॉन मालफिसेंस, या फिर फाइडिलिटी, या वेरासिटी। देखिएगा ये भी आपका स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन है दिया, इसमें राइट आंसर होगा स्टेप से। राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा, ए बी सी डी सभी के सभी हैं इसका, किसका? नर्सिंग पेशे में नैतिक सिद्धांत हैं सभी। नेक्स्ट, द नर्स एक्ट एज एडवोकेट व्हेन शी डज ऑन ऑफ द फॉलोइंग। नर्स एक वकील के रूप में कार्य करती हैं जब वह निम्न में से एक करती हैं। नर्स एक्ट एज एडवोकेट है ना, व्हेन शी डज ऑन ऑफ द फॉलोइंग। चार ऑप्शन है, सी असेसेस द क्लाइंट फॉर इंजुरी, सी पोस्टपोन द फिजिकल असेसमेंट अंटिल द क्लाइंट्स कैम, एंड सी एनकरेज द क्लाइंट टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, और डी में आस्क द रिलेटिव टू गिव देयर कंसेंट इंस्टेड ऑफ द पेशेंट। राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी होगा डियर, ask the relatives to give their consent instead of the patient, instead of the patient। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, रिलेटिव से क्या करना? पूछना है। नेक्स्ट, नर्सिंग प्रोफेशन कैन ओनली बी प्रैक्टिस्ड आफ्टर, नर्सिंग पेशे के बाद ही अभ्यास किया जा सकता है, अभ्यास किया जा सकता है। चार ऑप्शन है डियर, इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसमें आपका क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, बी इज करेक्ट आंसर, लाइसेंस। देखिएगा लाइसेंस्योर होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नर्सिंग प्रोफेशन कैन ओनली बी प्रैक्टिस आफ्टर, कब प्रैक्टिस कर सकता है? जब इसके पास लाइसेंस रहेगा, सियोरिटी रहेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ पेशेंट असेसमेंट, नॉट अ मेथड ऑफ पेशेंट असाइनमेंट। तो यहाँ पे पेशेंट असाइनमेंट की बात किया, निम्नलिखित में से कौन सा रोगी असाइनमेंट का तरीका नहीं है? तो टीम्स नर्सिंग, पेशेंट असाइनमेंट, या फिर ड्यूटी रोस्टर मेथड, या फिर फंक्शनल मेथड। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? ऑप्शन इसमें सी आएगा, ड्यूटी रोस्टर मेथड, ड्यूटी रोस्टर मेथड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल सप्लाई इन द हॉस्पिटल, अस्पताल में केंद्रीय आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सेवा जिम्मेदार है? कौन सी सेवा जिम्मेदार है?
ऑप्शन सी में फार्मेसी सर्विसेज, बी में सपोर्टेड सर्विसेज, सी में डायग्नोस्टिक सर्विसेज, डी में थेरेपेटिक सर्विसेज। राइट आंसर जो होगा इसमें डियर ऑप्शन बी होगा, सपोर्टेड सर्विसेज। नेक्स्ट, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट आर मेंटेन एज, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट आर मेंटेन एज, यहाँ पे क्या होगा, चार ऑप्शन दिया गया है। इम्प्रूव पेशेंट केयर, असेस द ट्रीटमेंट नीड्स, सी में अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, डी में अवॉइड ऑडिट ऑब्जेक्शंस। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, इम्प्रूव पेशेंट केयर, क्योंकि रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स आर मेंटेन कब रखा जाता है, मेंटेन करके जब हमारे पेशेंट केयर को इम्प्रूव दे रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं पेशेंट केयर में, तो रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जब भी पेशेंट आपके पास एडमिट हुआ है तो सबसे पहला उसका क्या होता है, एडमिशन होती है वार्ड में, तो जब उसका रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट सारा कुछ आपके पास अवेलेबल होती है, जैसे बर्थ एंड डेथ का सबसे ज्यादा जरूरी होता है, उसका भी रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड दोनों रहना चाहिए। और ये सबसे ज्यादा 10 साल तक रखना जरूरी होती है, अकॉर्डिंग टू लॉ के हिसाब से आदेश दी जाती है 10 साल तक कम से कम। नेक्स्ट, द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर चोकिंग इज, घुटन के लिए प्राथमिक उपचार है, गिव समथिंग टू ड्रिंक, गिव 5 शार्प बैक ब्लो बिटवीन शोल्डर ब्लेड्स, ट्राई टू रिमूव द ऑब्जेक्ट विथ 4 फिंगर्स, अ कॉल फॉर एम्बुलेंस, कॉल फॉर एम्बुलेंस। चार ऑप्शन है डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, गिव 5 शार्प बैक ब्लोज बिटवीन शोल्डर ब्लेड्स। द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर चॉकिंग के लिए बोला, चॉकिंग अचानक हो रहा है तो क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, गिव 5 शार्प बैक ब्लो बिटवीन शोल्डर ब्लेड्स, बिटवीन शोल्डर ब्लेड्स, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the substance that causes tissue necrosis and damage particularly when extravasted are, पदार्थ जो उत्तक परिगलन का कारण बनते हैं और विशेष रूप से अतिरिक्त होने पर नुकसान पहुंचाते हैं, अतिरिक्त होने पर नुकसान पहुंचाते हैं। ऑप्शन सी में क्या है डियर, अपोप्टोसिस, बी में है इंटरल्यूकेंसी, सी में है वेसिकेंट्स एंड डी में है रेटिनोइड्स, डी में रेटिनोइड्स। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, वेसिकेंट्स, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the primary role of the pediatric nurse is to provide nursing care as, is to be provide nursing care as, बाल चिकित्सा नर्स की प्राथमिक भूमिका नर्सिंग देखभाल प्रदान करना है। आ कोलैबोरेटर, केयर कोऑर्डिनेटर एंड कंसल्टेंट, या एडवोकेट, एजुकेटर, मैनेजर, इंडिपेंडेंट एंड प्रैक्टिशनर, ऑटोनोमस, या फिर क्लिनिकल स्पेशलिस्ट एंड केस मैनेजर। यहाँ पे प्राइमरी रोल ऑफ द पीडियाट्रिक नर्स के बारे में पूछा डियर, टू प्रोवाइड नर्सिंग केयर, क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एडवोकेट, एजुकेटर एंड मैनेजर, तीनों एडवोकेट, एजुकेटर, मैनेजर। Next and last question है dear, ये very very important. Since wave signals may be generated in a laboratory with an instrument called, प्रयोगशाला में साइन वेव सिग्नल एक उपकरण के साथ उत्पन्न हो सकते हैं तो क्या कहा जाता है। यहाँ पे देखिएगा, ओसिलेटर या फिर एम्पलीट्यूड चेकर या फिर एनालॉग फाइंडर या फिर कैपेसिटर, या फिर कैपेसिटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, ओसिलेटर, ओसिलेटर। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल तक शेयर कर दीजिएगा डियर।